Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to talk about the fibroids. Fibroids क्या हैं? आज हम fibroids के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो fibroids जो हैं हमारे पास जिस तरह की डेफिनेशन में बताया है, fibroids are the tumors of uterus. क्या चीज़ है हमारे पास? Fibroids जो हैं ट्यूमर्स हैं, यूट्रस के ट्यूमर्स, which may be single or multiple. तो फाइब्रॉइड्स या सिंगल होते हैं या फिर मल्टीपल मीन्स ज़्यादा मैनी होते हैं, मल्टीपल मीन्स मैनी. फाइब्रॉइड्स जो हैं यूट्रस में ट्यूमर को हम कहते हैं जब ट्यूमर बनता है. इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ मस्कुलर एंड फाइब्रस टिश्यूज टिपिकली डेवलपिंग इन द वॉल ऑफ द यूट्रस. ये बिनाइन ट्यूमर है. तो अब बिनाइन ट्यूमर कौन सी चीज़ है? बिनाइन ट्यूमर उस ट्यूमर को कहते हैं जो कि नॉन कैंसेरियस होता है. उसमें सेल डिवीज़न तो होती है, एक्स्ट्रा सेल डिवीज़न हो जाती है, लेकिन ये कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स को ये इन्वॉल्व नहीं करती. यानी अगर ये ओवरीज में है या फिर यूट्रस में है तो सिर्फ उसी एरिया में होगी, उसी एरिया को ये अफेक्ट करेगी. बाकी आपके किडनीज़ और इंटरनल जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वहाँ तक स्प्रेड नहीं होती है. तो इसीलिए इस ट्यूमर को हम क्या नाम देते हैं? जो कि दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व ना करे, सिर्फ एक ही जगह पे अगर लोकलाइज एरिया में है तो वहीं पे रहे, तो उसे हम नाम देंगे बिनाइन ट्यूमर कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. और ये कहाँ पे होता है? ये स्पेशली जो यूट्रस के वॉल्स हैं वहाँ पे ये अपीयर होते हैं. दीज आर कॉमन इन प्राइमरी ग्रेविडा बट ऑल्सो फाउंड इन द मल्टीपेरा. तो ये कॉमन है किस किस में? जो प्राइमरी ग्रेविडा है. प्राइमरी ग्रेविडा हमें पता है कि कौन सी चीज़ है. प्राइमरी ग्रेविडा जो फीमेल जिसकी फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है, जो फर्स्ट टाइम कंसीव करती है, जिसका फर्स्ट टाइम बेबी हो रहा होता है, उसे हम प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं. प्राइमरी मीन्स फर्स्ट टाइम, या फिर फर्स्ट टाइम हम कहते हैं कि एक ही बार हो रही होती है. एंड ग्रेविडा मीन्स प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज. और मल्टीपेरा क्या है? मल्टीपल टाइम्स जिसकी प्रेगनेंसीज होती हैं, यानी कि पहले उसकी प्रेगनेंसीज हैं, अभी फिर प्रेग्नेंट है, तो उसमें अगर यूट्रस में कहीं पे फाइब्रॉइड बन गया है तो ये मल्टीपेरा में कॉमन है. फिर प्राइमरी ग्रेविडा में भी है और किस में है? मल्टीपेरा में भी है. ठीक है. यहाँ पे जो इमेज है, ये इमेज इसलिए है कि आपको पता लगे कि फाइब्रॉइड्स कौन सी एरिया में होते हैं. यूट्रस वो है जहाँ पे बेबी पलता है, बेबी की ग्रोथ होती है कंसीव करने के बाद. तो ये यूट्रस में बेबी को न्यूट्रिशमेंट मिल रही होती है. तो उसमें अगर फाइब्रॉइड बन गया है, कोई ट्यूमर बन गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? बेबी भी इफेक्ट होता है. स्पेशली प्रेगनेंसी में भी लोगों को ये ट्यूमर्स बनते हैं. तो यहाँ पे जो इमेज दिखाई है ये देख लें. जो यूट्रस है उसका वो पोर्शन दिखाया गया है और उसमें क्या बताया कि ये जो बड़ी साइज़ की चीज़ इसके यूट्रस के वॉल में है, तो ये ट्यूमर है हमारे पास. और इस साइड में भी दिखाए गए हैं. तो ये यूट्रस के डिफरेंट एरियाज़ में बनते हैं. वॉल्स जो हैं उसकी मुख्तलिफ बनती हैं, या फिर बहुत यूट्रस के इनर साइड के करीब होंगे, या फिर ये कि उसके एक्सटर्नल एरिया के करीब होंगे, या फिर बिल्कुल यूट्रस के टॉप पे बनते हैं. तो ये डिफरेंट स्टाइल में मुख्तलिफ जगहों पे बन रहे होते हैं. यूट्रस की वॉल्स में फाइब्रॉइड्स बनते हैं. फिर अच्छा जी, इस इमेज में आप देख लें कि इसमें क्या है. यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तरीके से वाज़ेह किया गया है कि जो फाइब्रॉइड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे बनते हैं. ये हमारे पास क्या है? ये ओवरीज हैं. ठीक है. और ये हमारे पास फालोपियन ट्यूब है. यहाँ पे वो एग बन रहा होता है, ये फालोपियन ट्यूब के थ्रू फिर वो यूट्रस में आता है. तो ओवरीज में नहीं है बल्कि क्या है? ये यूट्रस है हमारे पास है. ये इसके वॉल हैं. ठीक है. तो यूट्रस में मुख्तलिफ जगहों पे येलो कलर से जो दिखाया गया है ये फाइब्रॉइड्स बने हुए हैं. ठीक है. कुछ जो हैं फाइब्रॉइड्स वो यूट्रस के एक्सटर्नल एरिया के करीब बने होते हैं, एक्सटर्नल लेयर के. तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसीरस नाम देते हैं उन फाइब्रॉइड्स को. फिर कौन सा है कि म्यूकोजल लेयर जो है उसके करीब, यूट्रस के म्यूकोजल लेयर के करीब ही जो फाइब्रॉइड बनता है उसे क्या नाम दिया जाता है? सब म्यूकोजल. और जो एंड के करीब होता है, यूट्रस से थोड़ा वेजाइना के करीब जाके सर्विक्स के करीब जो बन रहे होते हैं उसे इंट्राम्यूरल कहते हैं, यानी जो मसल्स के बीच बन रहे होते हैं. यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व हैं. तो मसल्स, थिक मसल लेयर में जब भी फाइब्रॉइड बनता है उसे नाम दिया जाता है इंट्राम्यूरल. और ये टॉप पे बने होते हैं, पेंडिकुलेटेड नाम दिया जाता है इनको. ठीक है. और इंट्रा कैविटी, यहाँ पे जो यूट्रस का टॉप एरिया है वहाँ से बिल्कुल इनर साइड पे आके उस लेयर को इन्वॉल्व करके यूट्रस के अंदर बिल्कुल इस तरह प्रोजेक्शन बनी होती है. और वहाँ पे जब फाइब्रॉइड बन जाएं उन्हें हम नाम देंगे इंट्रा कैविटेरी. ठीक है.
तो ये किस तरह था, ये इमेज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए कि कहाँ कहाँ पे बन रहे होते हैं यूट्रस की वॉल्स में। साइन और सिम्टम्स क्या हैं? जब फाइब्रॉइड्स बनते हैं तो उनके कोई ना कोई साइन होंगे, यानी ये एबनॉर्मल ग्रोथ है हमारी यूट्रस में, तो इसके कुछ ना कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं कि जो पता लगता है इससे कि ये इस फीमेल में ये डिजीज़ है या ये फाइब्रॉइड्स बने हुए हैं जो इसे अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी। इसके साइन और सिम्टम में क्या है? इनफर्टिलिटी की एक हिस्ट्री होती है, यानी जिसके फाइब्रॉइड्स बनते हैं बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाते हैं यूट्रस को, तो इसकी वजह से भी ये होता है कि इनफर्टिलिटी कॉज होती है, यानी वो फीमेल फिर माँ नहीं बन पाती, क्योंकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, पूरी यूट्रस के एरिया को ख़राब कर देते हैं, तो इस वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। और यानी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, कुछ फीमेल होती है वो कंसीव फिर नहीं कर पाती हैं, तो इनफर्टिलिटी कॉज होती है। सेकेंड हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस बिफोर प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो, तो वो भी एक साइन और सिम्टम है कि इससे भी पता लगता है कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है यूट्रस में जिसकी वजह से इस तरह ब्लड लॉस हो रहा है। द साइज़ ऑफ यूट्रस इज़ लार्जर देन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। हमें पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो साइज़ ऑफ यूट्रस है अकॉर्डिंग टू द बेबी बढ़ रहा होता है, जितना बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितनी ग्रोथ होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो वो नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन अगर उसमें वो साइज़ बढ़ रहा हो, यूट्रस का साइज़ अगर मेजर करें और वो नॉर्मल से ज़्यादा हो, जैसे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक रेंज तक बढ़नी होती है यूट्रस की साइज़, तो वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे फिर क्या कहते हैं कि इसमें कोई इशू होता है, वही डायग्नोस करने की ज़रूरत होती है। तो स्पेशली वो किस केस में ज़्यादा बढ़ेगा? जब फाइब्रॉइड्स ज़्यादा बन जाएंगे, इसकी वजह से बढ़ता है। फिर हमारे पास द पार्ट्स ऑफ यूट्रस फील्स हार्ड। जब पल्पेशन करें, जब एग्जामिनेशन किया जाए, जो फिजिशियन है वो एग्जामिनेशन करे, तो उस टाइम क्या फ़ील हो कि यूट्रस जो है वो बहुत सख्त फील हो पल्पेशन में, जो फिंगर्स के थ्रू, हैंड के थ्रू एब्डोमेन के ऊपर पल्पेशन किया जाता है, उस टाइम क्या फ़ील हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो यूट्रस। राउंड हार्ड मास अटैच टू द यूट्रस में बी पल्पेबल, या फिर इस तरह फील हो कि एक राउंड यानी कि गोल सा एक मास है, ठीक है, और वो अटैच हो गया है यूट्रस के साथ, जब वो टच करें, पल्पेट करें, तो उसके साथ बहुत सख्त हाथ में लग जाए कि इस तरह फील हो कि कोई सख्त चीज़ ग्रो कर रही है एब्डोमेन में। तो इसके साथ साइन और सिम्टम में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग पीरियड्स, पेल्विक पेन होगा, जो इनग्वाइनल एरिया है जहाँ पे यूट्रस होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और कॉन्स्टिपेशन। फिर क्या होगा इसके साथ कि बार बार यूरिन आएगा, यानी वॉशरूम जाने के लिए जो अर्ज है वो ज़्यादा होगी, और कॉन्स्टिपेशन भी होगी इसी कंडीशन में। ब्लॉटिंग और प्रोट्रूडिंग बेली। प्रोट्रूडिंग बेली मीन्स कि जो बेली है, एब्डोमेन जो है वो बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होगा, एकदम से इस तरह होगा कि जैसे वो बिल्कुल बाहर निकला हो, उसकी प्रोजेक्शन हुई होगी। ब्लॉटिंग मतलब खाने के बाद इस तरह फील होगा कि बहुत हैवीनेस फील होगी, और इस तरह लगेगा कि बहुत फुल है एब्डोमेन। रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन। फिर क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन भी होगा, और इसके साथ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन होता है, और इस कंडीशन में रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन भी होता है। रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन किस तरह से कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है। फिर डिप्रेशन में भी फीमेल चली जाती है, क्योंकि पेल्विक पेन होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, और साथ में इनफर्टिलिटी भी हो या रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन हो, तो फीमेल क्या होती है? बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। तो ये इसके साइन और सिम्टम्स थे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर फाइब्रॉइड्स को टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, इसका डायग्नोस ना बने और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना हो, तो उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फीमेल से फिर सफ़र होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? रेड डीजेनरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड गिव राइज टू पेन। रेड डीजेनरेशन का मतलब ये है कि क्या होगा कि ब्लीडिंग वगैरह होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और साथ में क्या होगा? पेन भी होगा, ब्लीडिंग अगर हो तो इसकी वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन है फाइब्रॉइड की। फिर क्या है? प्रीमेच्योर लेबर। लेबर जो है वो प्रीमेच्योर होगा, अगर उसके लिए एक फ़िक्स टाइम है कि इतने मंथ्स कंप्लीट हो गए, डिलीवरी होनी है, लेकिन क्या होगा कि वो टाइम से पहले हो जाएगा। जैसे कि प्राइमरी ग्रेविडा में अगर 16 आवर्स तक लेबर चलता है, तो इस तरह नहीं होगा, बल्कि वो कम टाइम में ही हो जाएगा या फिर बिल्कुल प्रोलॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है, ये प्रोलॉन्ग लेबर है, 40 वीक से अबाव हो जाएगा लेबर। और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड इस तरह जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ही है ट्यूमर जो ये फेब्रॉइड जो है बना हुआ है, तो ये जो कैनाल है बर्थ कैनाल वहाँ पे भी बन जाता है। तो ये क्या करता है कि बेबी की डिलीवरी में मुश्किल पैदा करता है। इस तरह फील होता है कि कोई चीज़ आके उसने रास्ता ब्लॉक किया है, क्योंकि फिर डिलीवरी में मुश्किल आती है। इस तरह फील होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, रुकावट की वजह से डिलीवरी नहीं हो पाती है, और कभी कभी इसकी वजह से सेक्शन करवाना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ता है। जिस तरह इंटरस्टिशियल फेब्रॉइड जो यहाँ पे बना हुआ है, और दूसरा है सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। तो ये क्या है, ये बिल्कुल यूट्रस के करीब करीब बने होते हैं इंटरनल वॉल के। तो इस वजह से बेबी इसमें से फिर कैसे वो पुश प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता यूट्रस, और बेबी को पुश नहीं कर पाता। पोस्टपार्टम हेमरेज, आफ्टर डिलीवरी क्या होगा कि हेमरेज होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, और फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल वो पीपीएच में जाएगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ के चांसेस भी होते हैं। प्यूपेरल सेप्सिस, प्यूपेरल सेप्सिस क्या है? प्यूपेरल सेप्सिस से हमें पता लगता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना। सेप्सिस की कोई भी इन्फेक्शन है तो इससे क्या होगा, वो फैल जाएगा फिर वो इन्फेक्शन। और प्यूपेरल सेप्सिस जो है इंग्वाइनल रीजन के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से रेज टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है, और फीमेल जो है वो सफ़र होती है कि टेम्परेचर रेज है, पल्स रेट ज़्यादा हो गया है, और इसकी वजह से क्या होगा कि पेन भी होगा फिर, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इन्फेक्शन हो जाती है फिर। ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है? इसके लिए ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जो इन्फेक्शन वगैरह हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लगवाने होते हैं। रेड डिजनरेशन इज़ ट्रीटेड विद रेस्ट एंड सेडेटिव्स। फिर पेशेंट को ये कहा जाता है कि एडवाइस की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे, और सेडेटिव्स दिए जाते हैं ताकि उसे पेन वगैरह कम हो। इफ़ लेबर इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी इज़ मेड बाय सिजेरियन सेक्शन। अगर लेबर जो है ऑब्स्ट्रक्टेड हो, जिस तरह मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में फेब्रॉइड बने होते हैं और वो मुश्किल पैदा करते हैं कि डिलीवरी के लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रही होती है, तो इस वजह से सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है ऐसे पेशेंट का। रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड बाय सर्जरी, और कुछ केसेस में जो अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होते फिर वो फाइब्रॉइड के रिमूवल करवाते हैं। किस तरह करवाते हैं कि सर्जरी के थ्रू, उसकी सर्जरी की जाती है प्रॉपर, और फिर वो फाइब्रॉइड रिमूव करते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए एक वीडियो भी मैंने ऐड की हुई है, तो वीडियो आप देखें तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। Fibroids, also known as myomas. Fibroids are the most common benign tumors that can affect women. And to understand the variety and intensity of symptoms, it's important to know how these tumors are classified according to their location in the uterine wall. This is a frontal view of the uterus. Here are the outlets of the fallopian tubes, and down here we see the cervix. इसमें जो इमेज है वो यहाँ क्लियर है कि ये यूट्रस है, यूट्रस की इंटरनल लेयर्स हैं, और यहाँ पे जो ये लाइनिंग दिखाई है ये दोनों साइड्स पे फालोपियन ट्यूब की लाइनिंग्स हैं, और यहाँ पे वेजाइना यानी सर्विक्स की जो है वो वेजाइना की ओपनिंग बना रही है। तो ये यूट्रस की जो लेयर है, मस्कुलर लेयर या फिर म्यूकोजल लेयर में जिस जिस एरिया पे ये फाइब्रॉइड्स बनते हैं, तो ये उसके आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। External surface of the uterus is covered by a serous membrane, also known as peritoneum, and this soft mucosal lining that we see here in the uterine cavity is the endometrium. Now let's explore the navigation bar. ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है यूट्रस का उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। और बाहर से भी एक मेम्ब्रेन गया जिसे हम कहते हैं सबसीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसने कवर किया होता है पेरिटोनियम, जो एब्डोमिनल लेयर के मेम्ब्रेन है उसने भी कवर किया होता है। अभी आगे बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे जो दिखाए गए हैं कि वो फाइब्रॉइड्स कहाँ कहाँ लगते हैं। And press this first button. What we see. If the tumor grows near the external surface of the uterus, just beneath the serous membrane, we call it a subserous myoma or subserous fibroid. And if the tumor grows towards the cavity of the uterus, protruding the mucosal lining, we call it a submucosal myoma or एक्सटर्नल लेयर की तरफ जो फाइब्रॉइड बनती है उसे कहते हैं सबसीरस मायोमा कहते हैं, और जो इंटरनल लेयर कैविटी की तरफ, जो यूट्रस की इंटरनल कैविटी की तरफ जो
फाइब्रॉइड बनता है उसे सबम्यूकोजल मायोमा कहते हैं। or submucosal fibroid. And finally, if the tumor grows within the muscular wall, you call it intramural fibroid or intramural myoma. There's an observation to be made about tumors that grow near the internal or external surface of the uterus. They may eventually detach from the body of the uterus and get suspended by a peduncle. And when the origin is in the uterine cavity, the peduncle may stretch until the tumor is literally expelled through the cervix towards the vagina, like this. Now let's talk about some symptoms of the woman with uterine fibroids. All of these tumors may cause some degree of abdominal discomfort. तो ये वीडियो हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन कौन सी जो फाइब्रॉइड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे बन रहे होते हैं, जो यूट्रस की वॉल्स हैं। तो इससे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने ये लेक्चर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और फिर फाइब्रॉइड्स के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो मैंने बता दिए हैं। आपने क्या करना है कि किसी पेशेंट को असेस करना है कि अगर वो पेशेंट सफ़र हो रही है फाइब्रॉइड से और से अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपने बाकी उसकी डिटेल लिख के लानी है कि इसके अलावा कौन से सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।